Hello everyone, welcome back to the next video in the series of JEE Main PYQ in-depth analysis और क्विक रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो चैप्टर हम कवर करेंगे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर जेईई मेन जे एडवांस दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि पीवाईक्यू में से कौन से सब टॉपिक्स में से कौन से पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैं जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या आपके चेकलिस्ट होने चाहिए रिवीजन करते टाइम कि ये कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली कवर करने हैं जेईई मेन के हिसाब से। और उसमें से ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे जेईई एडवांस में भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, जो जेईई एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो भी मैं बताऊंगा इवन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ में। तो वो हम कॉन्सेप्ट्स भी वहां पे रिवीजन करेंगे, तो ये हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इस तरह के वीडियोस मैंने और भी बनाया है, रिमेनिंग 8 चैप्टर्स ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है अपने जेईई मेन की प्रिपरेशन के लिए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग दीज टाइप ऑफ वीडियोस। तो लाइक करना जरूर बनता है, डेफिनेटली आपका सिर्फ एक क्लिक ही जो है जो हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाएंगे। अभी तक मैंने ऑलरेडी 8 चैप्टर्स कवर किए हैं, बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, 3D वेक्टर्स, डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कवर कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कवर कर लिया और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं, उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो में भी ऐड करूंगा। और जो रिमेनिंग वीडियोस है आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो जो लिंक है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपनी जेईई मेन की प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सके। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर के इन डेप्थ में जाएंगे। इसके अलावा आपको बता देता हूँ मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है NC_मैथ्स के नाम से, जहाँ पे भी मैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन जेईई की प्रिपरेशन से रिलेटेड शेयर करता रहता हूँ, मैथ्स से रिलेटेड। तो आप चाहें तो मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और एक मोबाइल ऐप भी है कोचिंग नाम से जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जिसमें मैंने जेईई मेन के प्रीवियस ईयर और जेईई एडवांस के 2013 से 21 के जो सॉल्यूशंस हैं चैप्टर वाइज, उसमें डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कशन है, एप्लीकेशन है, थॉट प्रोसेस बिल्डिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी रिफाइन हो सके। तो वो सब चीजें आप जैसे ही कोई वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ वो सॉल्यूशंस नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट, दैट इज लाइक कवरिंग ए चैप्टर थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप डेफिनेटली देखिएगा, कुछ वीडियोस हैं जहां पे आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल एनालिसिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में जेईई मेन में अभी तक 150 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 87 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है। अगर आप 2021 के पेपर्स की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे 41 क्वेश्चंस आए हैं 26 पेपर्स में। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन में आएगा, 1 से 1.5 का एवरेज है, मतलब किसी पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं और किसी पेपर में 1 क्वेश्चन आता है। तो अगर आप यहाँ पे इसका ब्रेकअप देखेंगे फरवरी, मार्च, जुलाई और अगस्त के हिसाब से, तो फरवरी में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन आए हैं हर एक पेपर के अंदर। तो जो पहली शिफ्ट होती है उसमें ज्यादा क्वेश्चंस एओडी से आने के चांसेस रहते हैं। तो अभी जेईई मेन 2022 की पहली शिफ्ट होगी, उसमें भी मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से डेफिनेटली आने ही चाहिए। तो ये इसका ब्रेकअप है, इसमें अब हम इन डेप्थ में भी जाएंगे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो मैंने दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां क्लिक करके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके सॉल्यूशंस हमारी मोबाइल ऐप कोचिंग पे अवेलेबल हैं, वहां पे क्वेश्चन नंबर के हिसाब से, तो वहां पे आप सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस विद कॉन्सेप्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है इसका ओवरऑल ब्रेकअप। अब चलते हैं हम इन 158 क्वेश्चंस की तरफ, इसको हम और डीप में ब्रेकअप करते हैं सब टॉपिक वाइज। तो 158 क्वेश्चंस जो है उसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं जो एओडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है रेट ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, इस पे कम क्वेश्चंस आते हैं, 2021 में तो क्वेश्चन भी नहीं आए। इसके क्वेश्चन स्टार्टिंग के टाइम में ज्यादा आए थे, 2013, 14, 15, 16, 17, 18। 2021 में वो काफी कम हो गया, 21 में तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। तो इसके जो क्वेश्चंस अगर आप इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस है। और आप एनसीईआरटी को जरूर कवर करिएगा, उस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दैट विल बी ए वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व इन द एग्जाम, वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो उसकी आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है एक बड़ा टॉपिक है, इसमें से 22% टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं।
21 में इसके कम क्वेश्चंस आए हैं, 5 पहले ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके क्वेश्चन भी जनरली सिंपलर ही होते हैं। मोनोटोनिसिटी इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे 21 में इसका वेटेज बढ़ गया है, 9 क्वेश्चंस आए हैं इसकी। टेंजेंट नॉर्मल के कम क्वेश्चन पूछने लगे हैं वो। मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा का वेटेज बढ़ गया है। मैक्सिमा मिनिमा ओवरऑल सिंगल एज ए टॉपिक, वो उसमें से 50% क्वेश्चन जेईई मेन में अभी तक पूछे गए हैं। तो चांसेस यही रहता है कि अगर एक क्वेश्चन जेईई मेन में एओडी का आता है तो वो मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से ही जनरली पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट नॉर्मल दोनों को मिला के अराउंड 70% वेटेज है। मैक्सिमा मिनिमा में ऑलरेडी मोनोटोनिसिटी इंक्लूडेड होता है, तो दैट इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो इसके लिए ये भी कवरेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें हम इन डेप्थ जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली आपको डेफिनेटली कवर करनी है। इसके अलावा लास्ट पार्ट है ग्राफिकल पार्ट। ग्राफिकल एप्लीकेशन जो होती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस ऑल्सो। तो इस तरह के क्वेश्चन अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे, जो आपको लगेंगे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आते हैं, जिसमें ग्राफ बना के मैक्सिमम वैल्यू निकाल के इंटरसेक्शन पॉइंट को समझ के आप फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जेईई एडवांस में जनरली पूछे जाते हैं। तो ये है उसका वेटेज 5%। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, इनको मैं डिफिकल्ट में ही काउंट करता हूं। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली 2-3 टाइप इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने ही चाहिए, जिसपे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना होता है। अब हम यहाँ पे ब्रेकअप करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज का ब्रेकअप अगर हम करेंगे तो रेट ऑफ चेंज में एनसीईआरटी आपको जरूर कवर करनी है, पहली चीज। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी आप करिएगा। इसके अलावा मैंने जो ऑब्जर्व किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से 13 क्वेश्चंस में, तो उसमें होते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स पे क्वेश्चन आते हैं, सर्कल, स्फेयर, ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्फेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। तो स्फेयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर, इससे रिलेटेड रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। स्फेयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे। इसमें कोन का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें सिलेंडर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो 3 शेप्स हैं, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो आप मेंसुरेशन में सर्फ एरिया एंड वॉल्यूम में क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। तो बेसिक वो फॉर्मूला है, उस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये आपको पता होना चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल कोन में होता है, आपको पता होगा L² = B² + H², इस तरह से एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से उसको लिखते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, कई बार उसका भी यूज आता है क्वेश्चन में। तो ये हैं इसके शेप से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके रेट ऑफ चेंज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली आप करिएगा, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। ट्रायंगल जो शेप है उसके ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चन आए हैं और इसमें 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे, पाइथागोरस थ्योरम, कोसाइन रूल और ये। तो पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन कैसे आते हैं रेट ऑफ चेंज पे, कुछ ऐसा दिया हुआ होता है कि एक यहाँ पे दीवार है, उसके ऊपर एक लैडर है जो स्लाइड कर रही है, और इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ही आपको 90 डिग्री का ट्रायंगल दिखता है तो रेट ऑफ चेंज जनरली हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके करते हैं सॉल्व। इसके अलावा अगर रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर वो 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं है, कोई दूसरे एंगल का ट्रायंगल है और उसमें कोई एक एंगल मेंशन्ड है किसी ना किसी तरह से, कि वो एंगल बढ़ रहा है, एंगल घट रहा है, इस तरह का क्वेश्चन। जैसे इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने देखा है कि यहाँ पे इस तरह से होता है कि एक कार है वो इस तरफ जा रही है, एक कार इस तरफ जा रही है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो ये जो ऑब्जर्वर है इन दोनों कार्स को देख रहा है, तो इसकी आई साइट जो होती है वो ऐसे डिफाइन करते हैं, एंगल यहाँ पे जो होता है वो बढ़ता रहता है। तो हमें बताना होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट एंगल या इनके बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस, वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। तो अगर कोई भी और ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, उसमें कोई और एंगल होता है एक्सेप्ट 90 डिग्री, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप कोसाइन रूल ही यूज करते हैं। cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2bc, वो आपको फॉर्मूला पता होगा, उसका यूज आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है अल्फा माइनस बीटा, इसका भी इस तरह से यूज आता है। एक आदमी यहाँ खड़ा है, इस तरह से 2 कार को देख रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसको देख रहा है और इसको देख रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है, तो इसमें 90 डिग्री के 2 ट्रायंगल बनते हैं, छोटा वाला और एक बड़ा वाला। और यहाँ पे ये जो एंगल होता है, ये अगर बीटा है, पूरा एंगल अल्फा है, सो दिस इज नथिंग बट अल्फा माइनस बीटा। तो उसमें tan a माइनस बी की आइडेंटिटी का यूज आता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, उसका यूज आता है। तो ट्रायंगल में ध्यान रखेंगे स्पेसिफिकली ये जो 3 है, ये ज्यादा मैंने क्वेश्चंस देखे हैं और मोस्टली इसी पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रीवियस में आपको ऐसे क्वेश्चन दिख भी जाएंगे।
तो ये आपको डेफिनेटली रेट ऑफ चेंज में करना है और एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। इतना बेसिक अगर आप कवर कर लेंगे तो अगर इसका क्वेश्चन आएगा, वैसे आने के चांसेस कम रहते हैं। अगर इजी क्वेश्चन आता है तो, और या फिर 2 क्वेश्चन आते हैं एओडी के एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन इसका हो सकता है अगर इजी क्वेश्चन फ्रेम किया गया, तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है तो मोस्टली देखा हुआ टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, तो वो आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आपको ऐसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में कहां से कैसे रिवीजन करना है, तो इसमें अगर आप देखेंगे टोटल 34 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं 158 में। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, एक बेसिक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो तो आपको कवर करनी है, जिसमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 24 क्वेश्चन इसी के हैं 34 में से, तो ज्यादा वेटेज इसी का रहता है। तो जनरली टेंजेंट नॉर्मल का भी क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, इजी क्वेश्चन ये आता है। और क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है किसी एक पॉइंट पे जो कर्व पे दिया हुआ है, तो उसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये डिफाइन करना होता है। और इसमें कैसा भी कर्व लिखा जाता है तो आपको dy बाई डी एक्स या माइनस डी एक्स बाई डी वाई से स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल आप डिफाइन कर लेते हैं। फिर पॉइंट आपको दिया हुआ होता है, कई बार आपको पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिया होता है, तो वो आप वैल्यू पुट करते हैं कर्व के अंदर, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हमेशा पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट आपको दोनों पता होने चाहिए, दैट इज x1, y1। तो इसमें से जनरली कई बार एक ही दिया होता है, दूसरा आपको कर्व में पुट करके निकालना होता है। फिर आपको पॉइंट मिल जाता है, dy बाई डी एक्स से स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट का, फिर आप इक्वेशन निकाल सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से, जैसे लाइन की इक्वेशन निकाली जाती है। ये बेसिक क्वेश्चन ऐसे आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे। एनसीईआरटी करने का टाइम नहीं है तो इतना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो टेंजेंट या नॉर्मल है किसी लाइन के पैरेलल है, किसी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या है, टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर पॉइंट नहीं दिया होता कि कर्व पे कौन सा पॉइंट है, तो आप क्या करते हैं उसके केस में dy बाई डी एक्स जो है उसको इक्वेट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन के पैरेलल। अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1 करते हैं। तो होता क्या है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाती है जब आप उसको इक्वेट करते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से dy बाई डी एक्स में x और y के टर्म में आता है, उसको उस कांस्टेंट के इक्वेट करते हैं, तो x और y में एक इक्वेशन वहां से बनती है। दूसरी इक्वेशन आप कैसे बनाते हैं, कर्व है, कर्व के ऊपर ही पॉइंट है, सेकंड इक्वेशन वहां से बनाते हैं, उन दोनों को सॉल्व करके आप पॉइंट ऑन द कर्व निकाल लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने एनसीईआरटी में किए होंगे। तो ये है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, स्लोप लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता लग जाता है, कर्व के ऊपर आप एक पॉइंट मान लेते हैं x1, y1 या h, k आप मान लेते हैं। तो आप फिर इक्वेशन ऐसे लिखते हैं y माइनस के अपॉन एक्स माइनस एच इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। सपोज मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूँ तो dy बाई डी एक्स तो आपने लिख ही लिया, उसमें भी h, k ही आएगा, इसमें ऑलरेडी h, k है। फिर जो भी गिवन पॉइंट होता है इसमें आप सेटिस्फाई करा देते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। तो h और k में एक इक्वेशन यहां से आ जाती है, दूसरी इक्वेशन कहां से आती है, जो कर्व की इक्वेशन उसमें भी h, k सेटिस्फाई करेगा, दूसरी इक्वेशन यहां से। आप क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर के देखेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखेंगे तो h और k में जो ये दो इक्वेशंस बनती हैं इसको सॉल्व करना जनरली इजी होता है, उससे h और k की वैल्यू मिल जाती है और एक बार पॉइंट मिल गया तो आप टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लेंगे तो इतना आपका डेफिनेटली कवर हो ही जाएगा आराम से, और ये क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। अब हम चलते हैं टेंजेंट नॉर्मल में जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रिकी नहीं बोलूंगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये जनरली स्टूडेंट को ट्रिकी लगता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको दी हुई होती है, कोई कांस्टेंट आपको फाइंड करना होता है, या तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कांस्टेंट नहीं पता होता या कर्व की इक्वेशन में टेंजेंट नहीं पता होता। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन में अल्फा बीटा हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और टेंजेंट हमें इस पॉइंट पे ड्रॉ करी हुई है, उसकी इक्वेशन दी हुई है। तो ऐसे केस में टेंजेंट की इक्वेशन भी दी हो सकती है, नॉर्मल की भी दी हो सकती है। ऐसे प्रीवियस ईयर में 4-5 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट पे आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टेंजेंट की इक्वेशन के लिए अल्फा बीटा आपको कर्व पे निकालना होगा, यही हिंट है। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन में क्या क्या कंडीशन लगाएंगे, तो पहली कंडीशन लगाएंगे पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। जो भी पॉइंट है आपको दिया हुआ है वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, एक इक्वेशन ये बना लेंगे। दो कांस्टेंट अल्फा बीटा, तो वहां पे वो इक्वेशन बन जाएगी।
सेकंड कंडीशन में हमेशा ये लगाता हूं कि पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑल्सो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसमें तो क्या है, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा ही। ये कंडीशन मैं इसमें सेटिस्फाई तब कराता हूं जब यहां पे कोई एक वेरिएबल नहीं दिया हुआ, जैसे एक्स वाई में यहाँ पे बीटा लिख देता तो यहाँ पे सेटिस्फाई करना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या कंडीशन लग सकती है, इसमें से कोई भी कंडीशन आप मिस करेंगे इक्वेशन कम हो जाएगी, आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तीसरी कंडीशन आप लगाते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वेट करेंगे, क्योंकि इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम है, तो आप यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम है, तो dy बाई डी एक्स एट 1,1 उसको इक्वेट करेंगे यहाँ पे स्लोप से, तो आएगा -4/3। फिर dy बाई डी एक्स निकालेंगे इस कर्व को डिफरेंशिएट करके। अब यहाँ पे हम x की जगह 1, y की जगह 1 पुट कर देंगे और dy बाई डी एक्स की जगह -4/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे कुछ इक्वेशन बनेगी। अब आपको दिख रहा है यहाँ से अल्फा आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा आ गया तो कर्व आ जाएगा, कर्व आ गया, कर्व में y कोऑर्डिनेट -5 दिया हुआ है तो -5 पुट करके आप x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो उससे आपका x1 आ जाएगा। और अगर x1 आ गया, स्लोप आप निकाल सकते हैं नया उस पॉइंट पे x1, y1 पे स्लोप पता लग जाएगा, टेंजेंट का स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, उससे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कंडीशन क्या क्या लगानी है, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अप्लाई करने होते हैं, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि पॉइंट कर्व और टेंजेंट दोनों पे लाई करेगा, स्लोप इक्वेट करेंगे, जनरली इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, जैसे हमने देखा 2019 का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आते हैं, पूछे भी गए हैं अगर आप प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे तो, जिसमें एक टेंजेंट किसी कर्व पे दी हुई है, वापस उस कर्व को मीट करती है, एक नॉर्मल किसी कर्व पे है, वापस उस कर्व को मीट करती है। और इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपने पैराबोला चैप्टर में भी देखा होगा, t2 = -2/t1 - t1, जिसमें t1 पे नॉर्मल, t2 पे पैराबोला पे वापस मीट करती है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जनरली ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं 21 का। 21 में ये क्वेश्चन आया था कि इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर हमने खींची, दैट इज t, t क्यू पे टेंजेंट अगर हमने खींची, वापस कर्व को क्यू पे मीट करती है। तो ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया कि पॉइंट t, t क्यू पे इस पे टेंजेंट खींची, वापस कर्व को क्यू पे मीट करती है। तो जहां पे क्यू पे मीट करती है, देन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो आपको एक पॉइंट यहां पे बताना है, वो हमें नहीं पता, जो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है। तो वो पॉइंट पहले बाद में निकालेंगे, हमेशा पहले ये जो पॉइंट क्यू है ये निकाला जाता है। हर क्वेश्चन इसका ऐसे ही सॉल्व होता है। और आप जेईई मेन में 21 में देखेंगे तो इस पे 2 क्वेश्चन आए हैं, ये ध्यान रखिए। पहले एक क्वेश्चन आया था, अभी 21 में रिसेंटली 2 क्वेश्चन आए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जेईई एडवांस में भी इस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो कभी भी ऐसे दिया हुआ एक कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करी, वापस कर्व को मीट कर रही है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या कंडीशन लगानी है, इस पॉइंट पे लिखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको मैं पैरामीट्रिक में लिख लूंगा T, T3। आप इसको T1 और T1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसी टाइप की फॉर्म का एक कोऑर्डिनेट होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखेंगे y - t³ अपॉन x - t इक्वल टू स्लोप। स्लोप आप निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x², x की जगह t पुट कर देंगे तो 3t² आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, और जो दूसरा पॉइंट है जहां से वो पास करेगी वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, वो कोऑर्डिनेट आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सेटिस्फाई कराना है। तो y की जगह t³, x की जगह t पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन हमेशा आपको बनानी होती है, फिर इसको सॉल्व करके आपका कैपिटल T और स्मॉल t में रिलेशन आता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी काफी इजी होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता है कैपिटल T = T, तो इसका आंसर है। तो आप हमेशा नोटिस करेंगे इसमें एक फैक्टर तो कैंसिल होगा, कैपिटल T = T हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको दिखेगा। तो इसमें आपको दिख रहा है T - T कॉमन आ जाएगा, क्योंकि a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कैपिटल T - T यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है, तो ये t² + t² + tt = 3t² आ गया। तो यहाँ से कैपिटल T और स्मॉल t में एक क्वाड्रेटिक या 2 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप फैक्टराइज करके कैपिटल T को स्मॉल t के टर्म्स में निकाल सकते हैं। इवन मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, इसमें भी फिर से कैपिटल T - स्मॉल t एक फैक्टर आएगा ही आएगा। ऐसा क्यों आएगा, ये कैसे मेरे को पता चलता है, तो ये पता ऐसे चलता है कि कैपिटल T = स्मॉल t वाला पॉइंट तो है ही कर पे, तो डेफिनेटली वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो तो यहां से हमने कैंसिल कर दिया। और क्यूबिक इक्वेशन है, आप नोटिस करिए, तो एक जब यहां पे क्वाड्रेटिक बन गई 2 डिग्री की इक्वेशन, अब इसके 2 ही रूट होंगे मोस्टली, एक रूट उसमें से डेफिनेटली स्मॉल t वाला ही होगा, क्योंकि वो तो हमें दिख ही रहा है डायग्राम में,
तो एक रूट यही होगा, तो दूसरा रूट कैपिटल टी होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी वाला एक रूट जो है इसका डेफिनेटली आएगा। दूसरा रूट आप निकालेंगे तो कैपिटल टी इक्वल टू -2t आ जाएगा। फिर आपको ये पॉइंट मिल गया -2t, तो आप इसको लिख लेंगे दैट इज -2t, -8t3, ये आ जाएगा। फिर आगे आपको जो भी क्वेश्चन में दिखा हुआ है, कई बार ये रेशो पूछ लेते हैं, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी का रेशो क्या होगा। यहाँ पे पूछा है कि ये जो पॉइंट आया है, हमें एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो PQ को इंटरनली 1:2 रेशो में डिवाइड करता है। तो हम उस पॉइंट को मान लेते हैं R, और PQ को डिवाइड करता है 1:2 में। तो P की तरफ 1 है, Q की तरफ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो आप सेक्शन फॉर्मूला से इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, और उसका हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए क्योंकि ऑर्डिनेट पूछा गया है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे। पैरामेट्रिक में एक क्यूबिक मोस्टली बनती है, उसमें से फैक्टर कैंसिल करेंगे और एक फैक्टर बचेगा लीनियर, जिससे कैपिटल टी और स्मॉल टी में फिर आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट रखते हैं। नेक्स्ट अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड टाइप, दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। दो कर्व्स का इंटरसेक्शन, इस पे क्वेश्चंस जेईई मेन 2021 में 3 क्वेश्चन आया, पहले भी 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, और जेईई एडवांस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो दो कर्व्स के अगर एंगल के इंटरसेक्शन की बात करता हूं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2021 का क्वेश्चन, कि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे। जनरली इस पे क्वेश्चन 90 डिग्री पे ही ज्यादा आते हैं। जैसे ये 6 क्वेश्चन आए, इसमें से 5 क्वेश्चन यही है कि ये दो कर्व 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये सेम कर्व नहीं, डिफरेंट कर्व्स हो सकते हैं। PYQ प्रैक्टिस करिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ABCD जो कांस्टेंट है उस पे कंडीशन निकालनी है। ये 4 ऑप्शन गिवन है। जनरली इसी टाइप से क्वेश्चन सब बनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स का मतलब होता है जहां पे वो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, उन कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर आप दोनों कर्व्स के लिए ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, उसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स के एंगल की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, ये दूसरा इंपॉर्टेंट। और उसके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, या एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हो गया, एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व्स हो गया। यही है एंगल बिटवीन टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट। तो आपको इसमें क्या करना होता है, दोनों कर्व के लिए आप लिखते हैं dy/dx, तो m1 m2 डिफाइन करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx की वैल्यू होगी, इसके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे। फिर आप बोलेंगे कि अगर एंगल निकालना है, इसमें तो दी हुई है 90 डिग्री, अगर एंगल निकालना होता तो हम बोलते हैं tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मैग्नीट्यूड। ये हो जाता हमारा, ये तो हमने पढ़ा एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये फॉर्मूला होता अगर एंगल निकालना होता। अगर एंगल निकालना नहीं, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर 90 डिग्री है तो बोल सकते हैं m1 m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो फर्स्ट कर्व के लिए स्लोप आएगा m1, दूसरे कर्व के लिए स्लोप आएगा m2 इक्वल टू -1। ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। कैलकुलेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको अप्लाई करके देखिएगा PYQ क्वेश्चन सॉल्व करके। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे अगर कैलकुलेशन, तो ये दोनों कर्व अगर इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, कंडीशन लगानी है, दोनों के लिए पहले निकालना है dy/dx। तो पहला स्टेप यही है, इसका dy/dx निकालेंगे, इसका dy/dx। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, दोनों के स्लोप को m1 और m2 डिफाइन कर लेंगे। पहली कंडीशन लगाएंगे कि 90 डिग्री है तो m1 m2 -1, ये आप कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट -1 कर देंगे, तो उससे ये कंडीशन आ जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 से। ये आप कंडीशन लिख लेना, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ x, y, क्योंकि मैंने dy/dx जो है x, y के टर्म्स में लिखा है, तो ये x, y जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है। अब ध्यान रखिए, ये एक इक्वेशन तो हमें बनानी ही है 90 डिग्री में, ये आपको पता है। अब हमेशा ध्यान रखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कंडीशन जनरली स्टूडेंट मिस क्या करते हैं, वो कर्व की इक्वेशन को देखते ही नहीं है। सेकंड इक्वेशन आपकी यही है इस कर्व की, क्योंकि पॉइंट इस पे लाई करेगा। थर्ड इक्वेशन आपकी ये है कर्व की। तो अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैंने x, y लिख लिया है तो मेरे पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3। इन तीनों इक्वेशन से मुझे x और y एलिमिनेट करने हैं, आंसर ABCD में निकालना है। वैसे ही हमें वहां पे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, x और y में से एक वैल्यू एलिमिनेट करके पुट करनी है। तो 2 तरीके मैं आपको बताता हूं, एक तरीका ऑलमोस्ट हर मेथड हर क्वेश्चन में लग जाएगा। जनरली जब भी आप ऐसे रिलेशन निकालेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है x और y में एक रिलेशन आ रहा है, और इवन x और y में नहीं, x² और y² में रिलेशन आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं y² की वैल्यू यहाँ से निकालूं।
तो आएगा माइनस बी डी बाई ए सी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी। मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही फोकस कर रहा हूं, ध्यान रखिए। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट निकाला एक्स के टर्म में, यहां मैं इसको पुट कर देता हूं, इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मुझे दिख रहा है इस इक्वेशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेम ही चीज मैं यहां पुट कर दूंगा, तो इस इक्वेशन से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आप जैसे ही दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो एक्स तो हट गया, आपका ABCD में डेफिनेटली रिलेशन आएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, मैच कर जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वेज जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में जनरली यही होता है, डायरेक्ट आप एलिमिनेट करते हैं तो उस तरह से आंसर आ भी जाता है। क्वेश्चंस करके देखिएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में एक रिलेशन आ गया है, तो मेरे को ये पता है इन दोनों का जो सॉल्विंग करने पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में एक रिलेशन निकाल लो। तो उसका तरीका क्या है मुझे दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा नोटिस करिएगा, अगर आप कांस्टेंट एलिमिनेट कर सकते हैं तो एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। मैं कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं, दोनों इक्वल टू 1 है तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देता हूं, ताकि कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, पूरा रिलेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में आ गया। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर को यहां ले जाऊं, वाई स्क्वायर को यहां ले जाऊं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर में कुछ एक्सप्रेशन में निकाल सकता हूं, तो ये आ जाएगा। और यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए सी बाई बी डी यहां पुट कर देता हूं, तो उससे ABCD में एक रिलेशन आ जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। ये सेकंड वाला मेथड इसी क्वेश्चन में लग रहा है, फर्स्ट वाला मेथड किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है। बाकी जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि ये कंडीशन लगानी है, एक ये रिलेशन, एक ये इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके आपको एक्स और वाई एलिमिनेट करके जो कांस्टेंट्स है उसमें रिलेशन निकालना होता है। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। ये तरीका है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में यही 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 3 मैंने एक्स्ट्रा आपको बता भी दिए क्वेश्चन। थोड़े क्वेश्चन आप NCERT और बाकी PYQ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये वाला पार्ट भी आपका डेफिनेटली कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं विद मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी में अगर आप देखेंगे तो 2021 में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2020 तक 15 क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली लिखा होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग का इंटरवल बताओ, डिक्रीजिंग का इंटरवल बताओ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें मैं आपको बताता हूं किस टाइप के फंक्शंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये जो है 4 डिग्री पॉलिनोमियल, इस पे 5 क्वेश्चन से पूछे गए हैं। पॉलिनोमियल बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन पीस वाइज मॉड्यूलस फंक्शन, और ये जो है इसका मतलब क्या है, ऐसे फंक्शन जो पीस वाइज हैं जिसको आपको ब्रेक करके डिफाइन करना होता है। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, इसका भी एक एग्जाम्पल बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्वेश्चन आते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल या लॉगरिथमिक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल, तो बेसिकली उसमें डिफरेंशिएशन ही करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने बेसिक NCERT की भी प्रैक्टिस करी होगी, NCERT के मिसलेनियस क्वेश्चंस करे होंगे, तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ पीस वाइज टाइप के क्वेश्चन NCERT में नहीं है, इसके अलावा आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इस टाइप के ये जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जिसमें लॉग है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है 2021 का, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी JEE मेन में आया था, जिसमें लॉग ऑफ मॉड x जनरेट होता है। अब लॉग ऑफ मॉड x कहाँ कहाँ जनरेट हो सकता है, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं dx बाई x, उसमें लॉग ऑफ मॉड x आता है। अब जनरली क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आने लगे हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, उसको इंटीग्रेट करके पहले फंक्शन निकालते हैं, फिर उस फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल, ऐसे भी मल्टीपल स्टेप्स वाले क्वेश्चंस ऐसे JEE एडवांस में भी आते हैं। तो जहां पे लॉग मॉड x जनरेट होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉग मॉड x हो या लॉग x हो, दोनों का डेरिवेटिव आपको ध्यान रखना है 1/x ही होता है, मॉड से फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मॉड है इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं इसीलिए बता रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये ध्यान रखने वाला है। इसके अलावा कभी भी कोई भी क्वेश्चन इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है, पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये मैंने कैसे निकाला, लॉग ऑफ a अपॉन b को लिख लिया log a माइनस log b, फिर उसको कर लिया डिफरेंशिएट, ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया। इसके बाद में मोनोटोनिसिटी का कभी भी क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा फैक्टर्स जनरेट करने हैं। ध्यान रखिए, जो भी सिंप्लीफाई करेंगे कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, x+1 और x-1 का होल स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर आप देखेंगे तो एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। हमेशा फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब f' का जो वैल्यू होती है, जनरली स्टूडेंट करते हैं इसको इक्वल टू 0 और करते हैं सॉल्व। मैं इक्वल टू 0 करके सॉल्व नहीं करता हूं, मैं अब इन फैक्टर्स में देखता हूं इवन पावर का फैक्टर कौन सा है जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है,
और जो वैल्यू चेंज कर सकती है अपना साइन वो वैल्यूज देखता हूँ। इक्वल टू 0 से काम नहीं चलता, ध्यान रखिए। जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां पे डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है, इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू हाफ ही आने वाला है, लेकिन x इक्वल टू हाफ जरूरी नहीं है, हमेशा ध्यान रखेंगे। नीचे वाला जो फैक्टर है जो साइन चेंज कर सकता है उसको भी लेना होता है, क्योंकि एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड के लिए भी क्रिटिकल पॉइंट ही हम उसको बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि जहां पे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड या 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, लेकिन उसमें फंक्शन एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चंस में डोमेन ऑफ द फंक्शन जो डिफाइंड है उस पर भी ध्यान देना होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है जिससे एग्जाम में गलती नहीं होती है। इसके अलावा जो भी फैक्टर साइन चेंज करते हैं उसको ध्यान रखते हैं, तो ये साइन चेंज करेगा, ये साइन चेंज करेगा, ये होल स्क्वायर है, पॉजिटिव साइन चेंज नहीं करेगा, उसके हिसाब से आप मार्क करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन में नहीं जाता हूँ, सिर्फ ये देखता हूँ, तो -1 जो है ये साइन चेंज करेगा -1 के अबाउट, क्योंकि ये फैक्टर साइन चेंज कर रहा है, हाफ पे साइन चेंज करेगा। अब डोमेन का हमेशा ध्यान रखना है कि -1 को तो इंक्लूड नहीं करना है, 1 को भी नहीं करना है। तो उस केस में आपको -1 पे एक हॉलो सर्कल बना के रखना है ताकि आप मिस्टेक नहीं करें फाइनल आंसर मार्क करने पे। डोमेन का हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में। और 1 को आपको यहाँ पे मार्क कर लीजिए, तो 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, वो भी आप हॉलो सर्कल बना लीजिए पहले, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसमें फिर आपको देखना होता है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। साइन ऑफ एफ डैश एक्स आप देखेंगे हाफ से बड़ी वैल्यू पे इसका साइन क्या है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसका साइन लिखेंगे पॉजिटिव। फिर यहाँ निकालेंगे नेगेटिव आएगा, यहाँ निकालेंगे पॉजिटिव आएगा। जनरली जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 या नॉट डिफाइंड होता है वो जैसे ही क्रॉस करता है साइन भी जनरली इंटरचेंज होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा होता है, बट आपको चेक कर लेना चाहिए। उससे आपको साइन ऑफ एफ डैश एक्स पता लगेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पता लगेगा। तो एस वाले क्वेश्चन में इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछा था, तो उसमें हाफ से 1 और 1 से इन्फिनिटी था, ध्यान रखिए 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, हाफ से इन्फिनिटी वाला आंसर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। और माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डोमेन में नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, और इसी कॉन्सेप्ट से मैं मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को भी जनरली सॉल्व करता हूं। अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा फास्टर तरीका होता है, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट भी मिल जाएंगे कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, ये बिहेवियर ऑफ फंक्शन है, और ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है। इससे ग्राफ के बारे में भी आपको आइडिया लगता है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखता हूं। आगे मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच में बताऊंगा एक क्वेश्चन जो मैं ऐसे फटाफट सॉल्व कर सकता हूं। तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ये हमें आइडिया लग गया। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, ये आपको पता लग जाता है। तो अगर क्वेश्चन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती मेरे से तो मैं -1 पे ही निकालता, लेकिन -1 इंक्लूडेड नहीं है तो वो वैल्यू हमारी नहीं आती, इसीलिए इस क्वेश्चन में नहीं पूछी। बट अगर -1 इंक्लूडेड होता डोमेन में तो -1 पे जो आंसर आता वो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाती, हम वैसे सॉल्व कर लेते। तो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया। क्रिएटिंग फैक्टर्स, लॉग ऑफ मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा, और साइंस बनाने हैं और डोमेन का ध्यान रखना है, ये 3-4 चीजें हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम देखेंगे क्यूबिक भी है, पॉलिनोमियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, मिक्स्ड फंक्शंस जब होते हैं। मिक्स्ड फंक्शंस में एक लॉग होता है, एक है एक्सपोनेंशियल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक पॉलिनोमियल। ये 4 टाइप के फंक्शंस को ही मिक्स करके जनरली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ई की पावर एक्स की टर्म जब भी आती है तो ध्यान रखेंगे कि ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जनरली वो फैक्टर जब एफ डैश एक्स के निकालेंगे तो वो कॉमन आ जाता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको पहले डिफरेंशिएट करना है, मैंने डिफरेंशिएट करके वैल्यू लिख ली, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने के बाद में आपको फैक्टर्स बनाने, सिंप्लीफाई करेंगे 2x² -1 आ जाएगा, -x आ जाएगा, और ये 2x - 1 sin x। अब इसके बाद में हमेशा नेक्स्ट स्टेप हमारा फैक्टर क्रिएट करने का ही होता है। मैं बारी बारी फोकस या स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट जनरली इसी को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम्ड होता है कि वो फैक्टर्स जनरेट हो जाते हैं। तो नोटिस करिए कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो यहाँ मुझे दिख रहा है x कॉमन, तो उसको कॉमन लेते ही मुझे दिख रहा है 2x - 1 कॉमन आ रहा है, फैक्टर जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ 2 फैक्टर आएंगे, 2x - 1 और x - sin x। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें साइंस जो थे फैक्टर्स के फाइंड करना इजी था, क्योंकि उसमें एक x+1 फैक्टर था, एक 2x - 1, दोनों लीनियर फैक्टर थे। इसमें एक लीनियर फैक्टर है और एक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे केस में जब दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं तो दोनों को मैं अलग अलग एनालाइज करके फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ में साइन देखता हूं, तो मेरे से गलती नहीं होती। पहले आप निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 करेंगे तो x = हाफ पे ये साइन चेंज करेगा, इसको 0 करेंगे तो x = 0 पे ये साइन चेंज करेगा। ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए। इसके अबाउट साइन देखेंगे। सबसे पहले हम साइन देखेंगे इस फैक्टर का 2x - 1 का, वो बहुत ईजी है, हाफ से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू पे नेगेटिव, ऐसे मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट अब जो दूसरा फैक्टर है उसका साइन देखूंगा।
जनरली अगर दोनों लीनियर फंक्शन नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में दोनों के अलग अलग साइंस देखता हूं ताकि मेरे से गलती नहीं हो, क्वेश्चन करना है तो सही करना है। x माइनस साइन एक्स का क्या होगा वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू पे ये x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा। इसके लिए अब क्या हो सकता है, आपको यूज करना पड़ सकता है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, या आपको यूज करना पड़ सकता है ग्राफ्स का। तो बेसिक ग्राफ्स आपको सब पता होना चाहिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स। तो x माइनस साइन एक्स आपने पढ़ा भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि जो साइन एक्स का ग्राफ है, अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए बोलते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ हमेशा y इक्वल टू एक्स के नीचे ही होता है, और x लेस देन 0 के लिए बोलते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ हमेशा y इक्वल टू एक्स के ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में तो x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है, तो इधर ये पॉजिटिव मैंने लिख लिया, और पीछे देखेंगे 0 से लेस में तो वो नेगेटिव है। साइन 0 पे ही चेंज होगा क्योंकि 0 ही इसका क्रिटिकल पॉइंट है। फिर आप इसके प्रोडक्ट से फाइंड कर लीजिए साइन क्या आएगा। तो अगर f डैश एक्स का मैं साइन देखता हूँ तो यहाँ पे ये साइन आ जाएगा दैट इज पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी फैक्टर्स देखा आपने और देखा दो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, तो दोनों का अलग अलग साइन आपको दिखना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक और क्वेश्चन 2021 का, जिसमें देखते हैं पीस वाइज फंक्शन जो है, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। पीस वाइज फंक्शंस में क्या होता है, इंटरवल्स में फंक्शन या तो डिफाइंड हो सकता है या मॉड एक्स की टर्म्स में लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में लिखा हुआ है, तो आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ सकता है। ऐसे केसेस में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे इसके भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एओडी के, मैक्सिमा मिनिमा के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो वैसे वाले क्वेश्चंस में भी हम मोनोटोनिसिटी का कॉन्सेप्ट जनरली यूज करते हैं। ये जो भी इंटरवल है उसके हिसाब से नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे, -5 से लेस पे हम अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, -5 से -4 पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 4 से बड़ी वैल्यू पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये तीन वैल्यूज आप यहाँ लिख लेंगे। फिर तीनों के हिसाब से आप नेक्स्ट स्टेप में फैक्टर जनरेट करेंगे। इसमें कोई फैक्टर नहीं है, इसका साइन नेगेटिव ही है। इसका फैक्टर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, 6 आएगा, दो फैक्टर आएंगे x-5 और x+4। अब ये मैंने नंबर लाइन की फॉर्म में मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि ये रीजन -5 से 4 के बीच में है। तो अब यहाँ पे जब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो इसको इक्वल टू 0 करते हैं। इक्वल टू 0 करने पे दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, 5 और -4। आपको वो वाला क्रिटिकल पॉइंट लेना है जो इस रीजन में है, क्योंकि हम इसी रीजन में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए नंबर लाइन को देख के पता ही लग जाता है कि यहाँ -4 हो सकता है। x=5 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे हो ही नहीं सकता, जो हमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमने वैसे ही हटा दिया। तो सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट है, उसके हिसाब से आप इसका साइन देखेंगे। तो उसमें आपको पता है इसके अबाउट साइन चेंज होता है, तो आप इसके एक साइड में साइन पता कर लेंगे। तो -4 के यहाँ मुझे पता है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो 0 पुट करेंगे तो 4 और -5 -20, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, तो यहाँ डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। जहाँ पे 0 है वहाँ साइन चेंज होगा ही होगा। ऐसे सॉल्व करना है। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसमें से कॉमन आएगा, इसके फैक्टर आएंगे x-3 x+2, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 3 और -2। दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पे लाई नहीं कर रही, तो हम कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब f' का साइन हमेशा एक ही रहेगा। 4 से बड़ी वैल्यू के लिए देखेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये उसका साइन पता लग गया। इसके हिसाब से अगर आपको मैक्सिमा का पॉइंट, मिनिमा का पॉइंट ये फाइंड करना है, तो f' के साइन के हिसाब से आप fx का बिहेवियर बोल सकते हैं, डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू चेक करनी है इस क्वेश्चन में क्या होगी, तो आप कहाँ चेक करेंगे, -5 पे और 4 पे। दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट इज द मिनिमम वैल्यू। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए बिहेवियर ऑफ फंक्शन हम मोनोटोनिसिटी से ही पता करते हैं। तो मोनोटोनिसिटी में ये 3-4 टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा नेक्स्ट सब टॉपिक है। इसमें अगर हम देखेंगे 50% क्वेश्चन इसी में से आए। तो इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको कवर करने चाहिए, वो है डायरेक्ट फंक्शन। मतलब कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है। ऐसे 25 क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं। मैं इनइक्वालिटी इन कांस्टेंट बताऊंगा, वो वैसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, वो जे एडवांस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है, कांस्टेंट निकालना है, ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में भी पहले आए हैं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर वर्ड प्रॉब्लम पे 19 क्वेश्चन ही आए। जनरली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैक्सिमम मिनिमम मतलब वर्ड प्रॉब्लम पे कम ही क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं जेईई मेन में। फिर एएमजीएम इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी जे एडवांस में आते हैं। और कॉमन नॉर्मल का कॉन्सेप्ट पे 7 क्वेश्चन, तो ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। और कॉमन नॉर्मल सिर्फ एओडी में ही नहीं है, कॉमन नॉर्मल का कॉन्सेप्ट कोनिक सेक्शन में भी है। तो ये जो कॉमन नॉर्मल है ये वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के हिसाब से।
दोनों में वही कॉन्सेप्ट लगता है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये सब चीजें हम वन बाय वन करके देखते हैं। वेटेज आपको आइडिया लग ही रहा है कि डायरेक्ट फंक्शन जो है सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो इसी पे आता है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं क्या आपको कवर करना है। डायरेक्ट फंक्शन इज अराउंड 30% वेटेज इसका है। इसमें से भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो डायरेक्ट फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन सबसे ज्यादा पूछा गया है, 15 क्वेश्चंस। पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसकी आपको चेक करनी है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। और 2021 में अगर आप देखेंगे तो 15 में से 7 क्वेश्चन जो है 21 में ही आए हैं। तो 21 में अगर डायरेक्ट फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो इसी के ऊपर बेस्ड था, इसी पे पूछे गए थे। दोज वर सिंपलर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, वो आपको एग्जाम में मिस नहीं करने होते हैं। तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 4 डिग्री पॉलिनोमियल का, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा हो सकता है लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम जो मैंने अभी आपको बताया मोनोटोनिसिटी से। मैं वैसे ही करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं। आप क्या करिए, डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव तो निकालना ही है, उसके बाद में फैक्टर निकालने हैं, वो भी मैंने बताया आपको। उसके बाद में आप निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको इक्वल टू 0 करते हैं। फिर x की 3 वैल्यू आती है, 0, 1 और 2। 0, 1 और 2 3 वैल्यू आ गई। फिर ये बोलते हैं कि तीनों पॉइंट्स पे आप इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, सबसे छोटी होगी उसको मिनिमम वैल्यू। ऐसे डिफाइन जनरली किया जाता है। अब अगर मेरे को डायरेक्ट सारी वैल्यूज नहीं चेक करनी तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं यहाँ पे नंबर लाइन पे। फिर मैं सिर्फ साइन देख लेता हूं। तो 1 से बड़ी वैल्यू पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे इसका ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो साइन आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये 4 साइन आते हैं, उससे फंक्शन का बिहेवियर पता लग जाता है, डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो हम डायरेक्टली इसको देख के बता सकते हैं कि 0 पे ही होगी। तो हमें हर पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका ये फायदा होता है, इससे ग्राफ के बिहेवियर के बारे में पता लगता है। तो हम इसके ग्राफ का हम डायग्राम भी बना सकते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन जेईई मेन में अभी रिसेंटली 2021 में भी आया कि इस तरह से कर्व था, उसके लिए पूछा था कितने रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, एक भी नहीं। तो इस 4 डिग्री के ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, इस तरह से ग्राफ होगा जैसी आपको शेप दिख रही है। दिस इज हाउ यू कैन मेक द ग्राफ ऑल्सो। और इन पॉइंट्स पे आप वैल्यू निकाल लेंगे -2 और 1 पे, नीचे मिनिमम वैल्यू होगी। अगर ये दोनों वैल्यूज जो है एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई तो कोई रियल रूट होगा ही नहीं। अगर दोनों वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे आ गई तो 4 रियल रूट हो जाएंगे। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं डायग्राम के हिसाब से कितने रियल रूट होंगे। तो वैसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से जनरली आपको प्रोसीड करना चाहिए। प्रैक्टिस जरूर करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, रैशनल। तो ये वाले जो फंक्शन है मैंने आपको मोनोटोनिसिटी में बताया, तो उसकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व वैसे ही करना है। अगर आपको कोई इंटरवल फिक्स दिया होता है कि इस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उस केस में आपको क्या करना होता है, जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें अगर मैं फिक्स कर देता कि यहाँ पे मुझे निकालनी है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू x बिलोंग्स टू दैट इज 0 से लेकर के 5 के बीच में, अगर ऐसा लिखा होता, अगर क्वेश्चन में इसी में निकालनी मैक्सिमम वैल्यू, तो हम यहाँ पे ये वाला इंटरवल नहीं लेते, 0 से लेकर के 5 वाला इंटरवल लेते, उसी में हम निकालते। तो उस केस में हम 0 पे वैल्यू निकालते, 5 पे निकालते, एंड पॉइंट पे तो निकालनी होती है, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में आते हैं उस पे निकालनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा डोमेन का ध्यान रखना होता है, जो मैंने आपको मोनोटोनिसिटी में भी बताया, वो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर से। कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज एज सच नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ही इसमें ज्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ 2020 का, इसमें इंटरवल दिया हुआ है। तो इंटरवल इज मोर इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, क्योंकि वो रिपीटेटिव फंक्शंस होते हैं जैसे साइन और कोसाइन। तो इंटरवल ऐसे क्वेश्चंस में जनरली दिया होता है। तो डोमेन हमें हमेशा ध्यान रखनी है। डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर निकालेंगे फैक्टर। तो डेरिवेटिव आएगा 2 cos 2x - 2 sin x। नेक्स्ट स्टेप इज फैक्टराइजेशन। cos 2x को साइन में चेंज कर सकता हूं तो पूरा साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में क्वाड्रेटिक, तो आई कैन क्रिएट फैक्टर्स। तो इसी तरह से मैंने ये फैक्टर जनरेट कर लिए। हमेशा ध्यान रखेंगे साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मोनोटोनिसिटी या मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आता है, तो उसमें साइन एक्स के साथ में 1 एडिशन है, 2 एडिशन है, 3 एडिशन है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि साइन एक्स जो है -1 से 1 के बीच में है, उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। और 1 माइनस साइन एक्स भी लिखा होगा तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, या बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो ऐसे केसेस में क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ इसी से आता है क्योंकि इसी का साइन चेंज होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो 2 sin x = 1 मतलब sin x = ½ फिर आपको ये जो इंटरवल दिया हुआ -3π/4 से 3π/4, -3π/4 यहाँ होगा, 3π/4 यहाँ होगा, सॉरी -3π/4 कहाँ होगा, यहाँ नहीं, दैट इज यहाँ पे, और 3π/4 यहाँ होगा। तो ये इंटरवल हमें लेना है यहाँ पे। तो उसमें हमें बोला है 2 sin x = 1 मतलब sin x = ½ यहाँ पे जनरली मैं इस क्वाड्रेंट्स का यूज करता हूँ क्वेश्चन को समझने के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है। यहाँ sin x नेगेटिव होगा, sin x पॉजिटिव सिर्फ यही हो सकता है, तो उसमें एक ही वैल्यू आएगी दैट इज 30 डिग्री। तो उससे मैं निकालूंगा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के राइट में जो साइन होगा वो लेफ्ट में नहीं होगा, साइन चेंज होता है, मैंने बताई आपको क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। तो अब आपको एक पॉइंट पे साइन चेक करना है। तो मुझे दिख रहा है π/6 से -3π/4 के बीच में 0 एक पॉइंट लाया करता है, उस पर साइन चेक करना ईजी है। तो मैंने 0 पुट किया, यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो हो गया पॉजिटिव साइन, ये तो पॉजिटिव ही है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा साइन, और इसके अबाउट साइन चेंज होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। ऐसे हम बिहेवियर ऑफ फंक्शन बता सकते हैं, ये इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू π/6 पे आएगी, अगर क्वेश्चन में पूछी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप साइन चेक कर सकते हैं, क्वाड्रेंट्स का यूज कर सकते हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज आ सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में इनइक्वालिटी इन कांस्टेंट। तो ये तो हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए, f' = 0 या नॉट डिफाइंड, ये होती है डेफिनेशन, लेकिन वो जो x की वैल्यू डोमेन में जरूर होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे यहाँ पे f'। तो f' निकालेंगे, और ऐसे वाले क्वेश्चन में जब मैंने लिखा है इनइक्वालिटी इन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन ऑफ x देखेंगे तो उसमें एक कांस्टेंट a आपको नहीं पता, और उसी a से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा है कि a की वैल्यू किस में लाई करेगी, तो उसमें एक इनइक्वालिटी बनेगी। ऑप्शन देख के पता लग रहा है a इज लाइंग बिटवीन सम वैल्यूज। ऐसे वाले क्वेश्चन जे एडवांस में भी आ सकते हैं और बनाए भी गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप देखेंगे भी तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जो fx दिया हुआ है पहले उससे आप निकालेंगे f', लेकिन fx को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि sin² x/2 है, इसको cos x अपॉन sin x/2 करेंगे तो ये 2 sin x/2 cos x/2 में चेंज हो जाएगा, ये sin x आ जाएगा। फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ये आएगा। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। अब f' हमने निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन पता है, या तो 0 होगा या नॉट डिफाइंड। 0 ही हो सकता है, नॉट डिफाइंड ये कभी होगा ही नहीं क्योंकि cos x डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको आप = 0 करेंगे। फिर जो आपको कांस्टेंट निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे और जो फंक्शन बन रहा है उसको दूसरी तरफ लिखेंगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। दिस इज ए वेरी कॉमन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, और मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच में आगे एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसमें भी इस तरह की अप्रोच हम लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली जे एडवांस में ज्यादा आते हैं। तो इसमें एक तरफ कांस्टेंट होता है, एक तरफ दूसरा फंक्शन होता है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में ये करना होता है, ये जो फंक्शन है आप इसकी निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। कहाँ पे निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखेंगे, डोमेन हमेशा देखनी है। डोमेन में लिखा है 2n पाई नहीं होगा, तो cos x जो है cos 2n पाई नहीं हो सकता, cos 2n पाई मतलब 1 नहीं हो सकता। तो उसके हिसाब से हम इसमें इनइक्वालिटी बनाते हैं कि 3 - 4a अपॉन a - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 1। इसके हिसाब से आपकी a में इनइक्वालिटी बन के सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज अ क्वाइट कॉमन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसमें हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बनाने के लिए f' 0 करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उस दैट इज इक्वल टू सम फंक्शन आता है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से यहाँ पे इनइक्वालिटी बनाई जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं दैट इज क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको जे एडवांस में भी दिखेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस में जनरली क्रिटिकल पॉइंट जो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में मेंशन है, क्रिटिकल पॉइंट लिख लेते हैं या लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। ध्यान रखेंगे वो लिखने का दूसरा तरीका है। एक्सट्रीमा मतलब होता है मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट, ये भी लिखा हुआ होता है, या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऐसे भी लिख लेते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन जो जेईई मेन में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे। और एक आपको क्वेश्चन मैं बताता हूं, जैसे इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन में 5 बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर में जेईई एडवांस में भी 1-2 बार आ चुका है। ये काफी कॉमन टाइप है क्वेश्चन। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पे है क्योंकि इसमें लिमिट को भी इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन के ही अंदर। तो इसमें लिखा है डिग्री 6 का पॉलिनोमियल। एग्जाम में डिग्री 6, डिग्री 5, डिग्री 4, डिग्री 3 हर टाइप के पॉलिनोमियल पे ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। तो डिग्री 6 का पॉलिनोमियल देने हैं जिसका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 यूनिटी है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 यूनिटी 5, 4, 3, 2, 1 में हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिए कोफिशिएंट्स।
एक्सट्रीमा दिया हुआ है -1 पे और 1 पे, तो यहाँ पे वो ये भी लिख सकता है क्रिटिकल पॉइंट एट x इक्वल टू -1 एंड 1। एक्सट्रीमा भी लिख सकता है, ये ध्यान रखेंगे, डिफरेंट तरीके हैं लिखने के। सबसे पहले ये जो लिमिट की कंडीशन होती है इसके हिसाब से हम कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा हम ये सोचते हैं, क्यों सोचते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक्सट्रीमा जो दिया हुआ है 2 वैल्यूज दी हुई है। एक्सट्रीमा का मतलब होता है जहां डेरिवेटिव 0 होगा या नॉट डिफाइंड। जब पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो f' इक्वल टू 0 की ही कंडीशन होती है। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां से। वेरिएबल कितने हैं? a b c d e f, 6 वेरिएबल्स हैं। 6 वेरिएबल 2 इक्वेशन से तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसका मतलब 2 इक्वेशन तो बना ली, बाकी जो 4 वेरिएबल आपको इसी से निकालने पड़ेंगे, इसीलिए लिमिट की कंडीशन दी हुई है। तो इससे आपके 4 वेरिएबल निकलेंगे, ये आपका हिंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे x की पावर n है, x की पावर 3, ऊपर आपको x की पावर 3 से छोटी पावर की वैल्यू आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं हर टर्म सेपरेट करूंगा तो बाकी टर्म्स की तो लिमिट निकल जाएगी। लेकिन dx स्क्वायर अपॉन x क्यूब करेंगे तो d बाय x आएगा, x अप्रोचिंग टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब d, e और f की वैल्यू 0 होगी। ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं df 0 कब होगा? तभी यहाँ पे ऊपर x की पावर 3 या उससे बड़ी पावर की टर्म रहेगी, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये फंक्शन ऐसे होगा। देखो 3 वेरिएबल यहाँ से निकल गए, चौथा कैसे निकालेंगे? अब हम यहाँ नोटिस करेंगे तो टर्म कैंसिल होगी, एक्स क्यूब इसको कैंसिल, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ देखेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा। x अप्रोचिंग टू 0 पे देखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 के बराबर। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो लिमिट के क्वेश्चन से 4 वेरिएबल सॉल्व हो गए, बाकी दोनों वेरिएबल एक्सट्रीमा से सॉल्व होकर हम आंसर निकाल सकते हैं। अब एक्सट्रीमा में आपको सिंपली क्या करना है? f' 0 करना है, तो fx दे दिया, f' करेंगे x इक्वल टू -1 और 1 पे उसका डेरिवेटिव करेंगे 0। तो इससे a और b में 2 इक्वेशन बनेगी जिसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में 13-14 क्वेश्चन दिख जाएंगे, और ये सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन को आपको समझना है क्या दिया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो ए सिंपलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारा कवर हो गया थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। फोर्थ टाइप देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आते हैं, जेईई मेन में भी आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करिएगा, 19 क्वेश्चन वहां पे आपको दिख जाएंगे। इसमें जो सबसे कॉमन टाइप है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कैलकुलेशन फास्ट करने का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो 6.5 या 6.6 एक्सरसाइज है मिसलेनियस सॉल्व्ड एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन आप जरूर करिएगा प्रीवियस ईयर के साथ में। जो मैं मेथड बताऊंगा उससे पूरा कंप्लीट नहीं करना है, मेथड मैं आपको बताऊंगा, वैसे सॉल्व करके देखिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में वो है ये ट्रायंगल या कोन से रिलेटेड, सर्कल या स्फेयर या सिलेंडर या रेक्टेंगल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये मैंने थोड़ा रिवर्स लिख लिया, यहाँ पे मेरे को ये लिखना चाहिए था ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, कोन, स्फेयर, सिलेंडर। अब इससे रिलेटेड वॉल्यूम, एरिया, वो आपको एक्सप्रेशंस लिखने आने चाहिए, वो तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसलिए लिख रहा हूं ऐसे क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी भी कोन का आता है तो मैं डायग्राम ट्रायंगल का ही बनाता हूं, स्फेयर का डायग्राम बनता है तो मैं सर्कल डायग्राम बनाता हूं, रेक्टेंगल कब बनाता हूं, जो क्वेश्चन में सिलेंडर दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, 2-3 तरीके बताऊंगा, 2-3 ज्योमेट्रिकल है इंफॉर्मेशन जो आप यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूं, वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो 2 क्वेश्चन देखते हैं, 21 का और 18 का। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इसमें लिखा हुआ है कोन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर। मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पे फॉर्मूले अलग होंगे, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग आएगा क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अलग होगा। डायग्राम दोनों का एक ही बनेगा, देखिए कैसे। और दोनों के क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 डायग्राम बना के मैं बताता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम बनेगा, ये मैंने सर्कल के अंदर डाला है ट्रायंगल, ट्रायंगल का निकालना है मैक्सिमम एरिया। तो 2 डायग्राम यहाँ बनते हैं, इसमें यहाँ पे ये बाहर स्फेयर और अंदर कोन भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो ज्वाइन करेंगे और ये जो ज्वाइन करेंगे, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इससे हमने बना दी रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं ये एंगल बोल देता हूँ थीटा, तो देखिए मैं 2 डायग्राम, इस डायग्राम को 2 तरह से बताऊंगा, थीटा के टर्म्स में और विदाउट थीटा। दोनों तरीके सही हैं, दोनों से कर सकते हैं। थीटा वाले में कैलकुलेशन अलग तरह से होती है, बिना थीटा के कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। उसका मतलब क्या है ये भी समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एंगल मान लिया थीटा।
अब मेरा आइडिया ये है कि सर्कल का रेडियस गिवन है, तो r जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कभी भी 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है तो आप उसमें हमेशा एक एंगल एज्यूम कर सकते हैं थीटा, और जो वो थीटा वेरिएबल है उसकी टर्म्स में जो आंसर लिखा हुआ है वो आप लिख लीजिए। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कर निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बेस और हाइट चाहिए। बेस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू r sin थीटा इस ट्रायंगल से, हाइट लिख सकते हैं यहाँ पे h, ये वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा, और ये है r, इन दोनों का सम हो जाएगा हमारी हाइट। तो मैंने जो एरिया लिख लिया है थीटा की टर्म्स में यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें नोटिस करेंगे वेरिएबल एक ही है, r तो कांस्टेंट है, थीटा ही वेरिएबल है, तो थीटा के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट करके 0 कर सकते हैं, उससे थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी जब एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम होगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक नहीं करना होता। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है वो इसीलिए दिया हुआ है कि आपसे वो डिफरेंशिएट करा रहा है, उसी थीटा पे मैक्सिमम एरिया होगा। लेकिन इस ट्रायंगल में हमने एक ये चीज सीखी कि अगर कभी भी कोन का डायग्राम आता है तो कोन में आप इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, ऐसे ये थीटा एंगल बना के ये हाइट आप लिख सकते हैं। पहला तरीका ये है, इसमें एक सिंगल वेरिएबल थीटा हमने इंट्रोड्यूस किया। तो सीखने वाली चीज है 90 डिग्री के ट्रायंगल में अगर आपको साइड्स लिखनी है तो आप एक एंगल थीटा मान के उसकी टर्म्स में जो कांस्टेंट साइड क्वेश्चन में गिवन है उसकी टर्म्स में आप बाकी साइड्स लिख सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं 2018 का जो मैंने बताया, उसमें भी यही डायग्राम। इसमें राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है जो स्फेयर के अंदर है। मैंने सेम ही डायग्राम बनाया, देखिए मैं 2D में ही डायग्राम बनाता हूँ, मुझे पता है ये कुछ लिमिटेड डायग्राम्स ही है जो रिपीट होते रहते हैं, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो उसको लिखेंगे इस तरह से आपको समझ आ जाएगा। अब इस डायग्राम में हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल आप मान सकते हैं एक एंगल थीटा। दूसरा तरीका होता है 90 डिग्री के ट्रायंगल को सॉल्व करने का, आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम, स्फेयर का रेडियस 3। तो हमने स्फेयर का रेडियस कांस्टेंट दिया हुआ तो उसको कैपिटल R मान लेंगे, कोन का रेडियस मान लेंगे R। ये हो गया। तो मैंने अभी लिखा था थीटा की टर्म्स में वैल्यू, अब मैं थीटा नहीं लिखने के बजाय क्या लिख दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। सेम 90 डिग्री के ट्रायंगल में 90 डिग्री के ट्रायंगल को दो तरह से यूज करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ r² माइनस r², ये आ जाएगा। ये वैल्यू r है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो h की वैल्यू r के टर्म में आ जाएगी। ध्यान रखिए कैपिटल R कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 3 है। अब मैं ये मेथड आपको क्यों बता रहा हूं, पहला वाला मेथड ये था, जनरल मेथड आप मैक्सिमम मिनिमम में यही करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, फिर एक सिंगल वेरिएबल में आप इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं जिसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं। दिस इज द मेथड यू यूज इन CBSE क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, ऐसे एक इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, अब जिसको मैक्सिमाइज करना है उसकी इक्वेशन मैंने लिख ली 1/3 πr²h। अब जनरल तरीका तो ये होना चाहिए कि आपको क्या करना है, एक सिंगल वेरिएबल में तो h की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा तो पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है स्मॉल r रेडियस की टर्म्स में आ जाएगा सिंगल वेरिएबल में। फिर आप dv/dr = 0 करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, फास्ट तरीका, जिसमें आपको सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है, एक को दूसरे में पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है, जिसको मैक्सिमाइज करना होता है उसका आप निकालिए डेरिवेटिव और किसी एक सिंगल वेरिएबल में निकाल लीजिए। r है तो r की टर्म्स में निकाल लीजिए dv/dr और इसको कर दीजिए आप 0, क्योंकि जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको तो dv/dr निकाल के 0 करना ही है। तो ये आपको करना है। और सेम ही चीज जो आपकी दूसरी इक्वेशन बनी हुई है उसमें भी आप निकाल लीजिए dh/dr, ये कर लीजिए और यहाँ पे ये वैल्यूएट कर लीजिए। यही चीज मैं करता हूँ, मैं दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करता हूँ, इसमें से ये पुट नहीं करता, उससे कैलकुलेशन आपकी ईजी होगी, हमेशा ध्यान रखना। dv/dr निकालेंगे तो 1/3 पाई तो हटा दो, क्योंकि उसको इवेंचुअली 0 ही करना है। तो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। फिर r² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2rh आएगा, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा r² मल्टीप्लाइड बाय h का डेरिवेटिव। ध्यान रखेंगे h भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, तो r² मल्टीप्लाइड बाय h का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से dh/dr आएगा, इसको मैं = 0 ऐसे लिख लेता हूँ। और यहाँ से मैंने dh/dr निकाल लूंगा तो इसमें डेरिवेटिव आएगा -2r माइनस r² का डेरिवेटिव, और ये आएगा nxn-1, तो ये 2√9 - r², यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसका डेरिवेटिव। अब आप क्या करेंगे, दोनों से dh/dr की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेट कर दीजिए, वो सॉल्व करना इजी होता है, ध्यान रखिए। दैट इज द ईजियर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे कैलकुलेशन फास्ट होती है, ये आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, ऐसा जनरली आपको मिलेगा देखने को, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे इसको यहाँ पे पुट करके, तो आपका एक रिलेशन आ जाएगा r और h के टर्म में। और इसमें हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अंडर रूट में एक्सप्रेशन बन रहा है, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। अंडर रूट लिखने के बजाय मैं इसको लिख लेता हूँ h - 3 का स्क्वायर = 9 - r², मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, जो मैं डिफरेंशिएट किया ना यहाँ पे, अब मैं करता हूँ, उससे r और h में एक रिलेशन आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द फास्टर मेथड।
ऐसे आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वेरिएबल अगर एलिमिनेट करके करना है तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए, वो कितनी आएगी 9 माइनस एच माइनस 3 का स्क्वायर। इस तरह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे पूरा एक्सप्रेशन एच में आएगा और वो जो वैल्यू आएगी रूट में नहीं आएगी। रूट जनरली हम अवॉइड करते हैं, इसीलिए हम स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। तो ये काफी कॉमन डायग्राम है, ट्राइंगल इनसाइड ए सर्कल या कोन इनसाइड ए स्फीयर। सिमिलर तरीके से एक और कॉमन डायग्राम है सिलेंडर इनसाइड ए स्फीयर। सेम क्वेश्चन आ सकता है रेक्टेंगल इनसाइड ए सर्कल के लिए, सेम ही डायग्राम बनता है। रेक्टेंगल इनसाइड ए सर्कल, राइट सर्कुलर सिलेंडर इनसाइड ए स्फीयर। स्फीयर की रेडियस हमें पता है, तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल ही बनता है, ट्रायंगल क्या सॉरी रेक्टेंगल बनता है। तो अब हमें पता होना चाहिए अगर ये सर्कुलर है तो यहाँ पे अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये बनेगी यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सर्कल या डायमीटर ऑफ द स्फीयर आप बोल सकते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे एंगल 90 डिग्री। तो ये आर ये हमें पता है 3, तो इसके केस में ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है। वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमाइज करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लिया। इस 90 डिग्री ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया मैं रूट में नहीं लिखता हूं, मैं स्क्वायर में लिखता हूं, फिर डिफरेंशिएट करता हूं। तो अब देखो यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करना है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट करूँ, वो सब मत करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। जो मैंने आपको मेथड बताया वही करिए, dv बाय dh या dv बाय dr निकालिए, उसको जीरो कर दीजिए। पाई तो हटा दीजिए कांस्टेंट, क्योंकि इसको इवेंचुअली जीरो ही करना है। तो वही आंसर आएगा 2rh प्लस r स्क्वायर dh बाई dr, यही आएगा डेरिवेटिव। तो नोटिस करिए पहले भी यही आंसर आ रहा था, तो हर बार dh बाई dr यही वैल्यू आएगी। आप इसको इवेलुएट करेंगे तो माइनस 2rh अपॉन r स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2h बाई r। और यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, राइट साइड में कांस्टेंट है ये जीरो आ जाएगा, और लेफ्ट में करूंगा तो 2h dh बाई dr आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव, और इसका 4r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, दैट इज 8r। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से dh बाई dr निकाल लीजिए, तो वो कितना आ जाएगा माइनस 4r बाई h। अब आप क्या कर लीजिए, माइनस 4r बाई r बाई h है, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए। ये मैंने बोला dh बाई dr इक्वेट करिए, देखिए सिंपल कैलकुलेशन हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2h बाई r। अब नोटिस करिए नेगेटिव साइन कैंसिल, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर, 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। देखिए कितनी सिंपल वैल्यू आ गई। तो ये आ गई है हाइट, हाइट इज अंडर रूट ऑफ 2r, तो 2 रूट 3, 3 रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। यही तो पूछी थी क्वेश्चन में। तो देखिए कैलकुलेशन काफी सिंपल हो गई है, डायग्राम आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आप कैलकुलेशन करिएगा। तो थोड़े क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, एनसीईआरटी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थोड़े आप देखिएगा। तो ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है AMGM इनइक्वालिटी, इस पे भी एग्जाम में जेईई मेन में भी क्वेश्चन आते हैं, जेईई एडवांस में भी ये काफी कॉमन है। इसमें जो सबसे कॉमन टाइप है मैं वो आपको बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। a रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x, ऐसा कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आप इसका सोच सकते हैं। और ऐसे केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या होता है, एक की पावर अगर प्लस में है दूसरे की पावर नेगेटिव में होगी। AMGM इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, और ये कॉन्सेप्ट उन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है जिसमें सारी की सारी टर्म्स क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अगर आपको दिख रहा है, आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन चाहें तो बिना AMGM के भी कर सकते हैं इसको। अगर आप ऐप में देखेंगे तो मैंने बिना AMGM के भी सॉल्व करके बताया इस क्वेश्चन को, बट मैं आपको बता रहा हूँ फास्टर तरीका यह है इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सारी टर्म पॉजिटिव है, क्वेश्चन में नोटिस करिए पॉजिटिव टर्म्स दी हुई है, a ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली बार ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें से 3-4 क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही जेईई मेन में आए, और उसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अच्छा क्या होता है कि टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। और इसके केस में क्या होता है, सम ऑफ 2 टर्म्स का आपको मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ आएगा। पॉजिटिव टर्म्स है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में AMGM इनइक्वालिटी लगाते हैं, तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों की प्रोडक्ट की पावर हाफ, यही तो AMGM इनइक्वालिटी होती है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ जो पावर होगी यहाँ जो पावर होगी वो जब ऐड होगी अपोजिट साइन की होगी तो वो कांस्टेंट जनरेट करेगी। तो ये देखो रूट a आ जाएगा, a की पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2 रूट a। यही क्वेश्चन का आंसर था, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो AMGM इनइक्वालिटी में जनरली अगर आप देखेंगे साइन x और कॉसेक x में लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में आपको हमेशा नोटिस करना है e की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर x, a की पावर माइनस a की पावर माइनस x, ये आपको दिखती है, आपको ये लगाना है सॉल्व करना। ऐसे मैं इसको एग्जाम में ध्यान रख लेता हूँ क्योंकि GM में वो कैंसिल हो जाता है। अगर ये जो पावर्स हैं कैंसिल नहीं भी होती फिर भी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन देखो 2020 का क्वेश्चन, पावर 2 की पावर साइन x, 2 की पावर कॉस x,
यहाँ पे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल, तो मुझे पता है am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये आएगा हमारा gm। अब पावर में यहाँ एडिशन आएगा, पावर में जो एडिशन आएगा साइन x और cos x आएगा, ये आ जाएगा, और ये जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा। अब ये पावर में जो है एडिशन ये कैंसिल नहीं हो रहा, अगर यहाँ साइन x और माइनस साइन x होता तो हमारे लिए अच्छा था। इसमें ध्यान रखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 2 की पावर साइन इनवर्स x और 2 की पावर कॉस इनवर्स x, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एडिशन हमें पता है π/2 होता है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पे ये एडिशन अच्छी चीज जनरेट नहीं कर रहा है, तो खुद वेरिएबल जनरेट कर रहा है। लेकिन जो पावर्स का एडिशन अगर एक ऐसा फंक्शन जनरेट कर रहा है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x की हमें वैल्यू पता है, मिनिमम कितनी होती है -√2 माइनस √a² प्लस b², अगर आपको पता होगा a साइन x प्लस b कॉस x की वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² दैट इज √2। तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं किससे बड़ा होगा, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू से मतलब है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू से डेफिनेटली बड़ा होगा, तो यहाँ -√2 पुट कर देंगे, तो इसके हिसाब से आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से एग्जाम में AM-GM इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम मिनिमम में नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। लास्ट टाइप देखते हैं विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस। जेईई मेन में भी इसके काफी क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चन मैंने AOD में लिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोनिक सेक्शंस में भी लिए हुए हैं, वहां पे भी हैं। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन इसके आपको दिख जाएंगे, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए कर्व या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ए कर्व क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो जेईई मेन 2021 में आया। 2021 में इसके 2-3 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे अगर आप देखेंगे तो जैसे ये क्वेश्चन आया, देखिए इसमें पैराबोला दिया हुआ है, तो इसको कोनिक सेक्शंस में भी सॉल्व किया जा सकता है, मैक्सिमा मिनिमा में भी सॉल्व किया जा सकता है। एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, हमें बोला है इट इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन, तो पॉइंट का लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? पॉइंट का लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पॉइंट से अगर आप लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लेकिन अब इस पॉइंट के बारे में हमें दिया हुआ है, पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है, तो मैंने एक पैराबोलिक कर्व बनाया, उस पर एक पॉइंट P बनाया और एक लाइन मैंने बना ली। अब इस पॉइंट से इस लाइन का अगर हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन ये पॉइंट हमें नहीं पता, ये पॉइंट तो पैराबोला के ऊपर है, तो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अगर मैं डायग्राम देख रहा हूँ तो उसमें देख के लग रहा है कि यही वाला पॉइंट P होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम कंडीशन क्या लगाते हैं, वो कंडीशन या कॉन्सेप्ट ही ध्यान रखेंगे, वो सब क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। एक कर्व ये है, एक लाइन ये है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर सपोज 2 कर्व्स होते, एक यहाँ कर्व होता और एक यहाँ कर्व होता, 2 कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कभी भी आपको एक लाइन और एक कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक पॉइंट और एक कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा लाई करता है अमॉन्ग द कॉमन नॉर्मल, अलोंग द कॉमन नॉर्मल ही लाई करता है। तो एक ऐसी लाइन के अलोंग लाई करता है जो इसके तो परपेंडिकुलर होगी ही, वो तो हमें पता ही है क्योंकि पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट होता है, लेकिन वो इसके लिए भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे बट दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इतनी सी चीज से ये क्वेश्चन देखिएगा सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो हम बनाएंगे इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल होगी। सिर्फ ये कंडीशन हमें इसको देख के पता लगे, तो इट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। अगर कोई कर्व दिया हुआ है तो कर्व पे उस पॉइंट पे बना लो टेंजेंट, और जो लाइन दी हुई है उसके पैरेलल होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होगा, और यही होगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आप बोल सकते हो। या अगर आपको पॉइंट P निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं dy/dx से, और उसको इक्वेट कर देंगे स्लोप 4 से, वो टेंजेंट का ही स्लोप है। तो dy/dx x की टर्म में आएगा 2x को इक्वेट कर देंगे 4 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x कोऑर्डिनेट किस पॉइंट का होगा, पॉइंट P का ही होगा। y आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करके। पॉइंट ही पूछा था तो आपने पॉइंट निकाल लिया। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा होता तो पॉइंट एक बार निकल गया, तो पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो बहुत ही ईजी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स, बिटवीन ए पॉइंट एंड ए कर्व, बिटवीन ए लाइन एंड ए कर्व। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 6 या 7 टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट में आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज ग्राफिकल अप्रोच।
ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में ही आते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूं 2-3 टाइप जो सबसे कॉमन है। पहला टाइप है लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे देखेंगे 2020 का ये क्वेश्चन है, इसमें इस क्यूबिक के लिए बताना है इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन है, कितने रियल रूट्स हैं। तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। मैं डायग्राम से समझाता हूं। पहला है अगर क्यूबिक का एक ही रियल रूट है तो क्या कंडीशन लगाएंगे। तो ये मैंने उसका डायग्राम बनाया, या तो इस तरह से डायग्राम होगा या ये होगा, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो इसके लिए कंडीशन जो लगाई जाती है, जिस पॉइंट पे कर्व रोटेट करता है, मतलब जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो जो वैल्यूज होती हैं एक्स की, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा कौन सी वैल्यूज हैं? अल्फा और बीटा वो वैल्यूज हैं जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा। एफ डैश एक्स किसका? अगर एफ एक्स ये क्यूबिक है तो जहां एफ डैश एक्स 0 होगा वो वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए आएगा अल्फा और बीटा। उन पॉइंट्स के ऊपर क्या होना चाहिए? अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे जो साइन आएगा और यहां पे जो साइन आएगा आइडेंटिकल साइन आएगा। हो सकता है दोनों वैल्यू नेगेटिव आए, हो सकता है दोनों वैल्यू पॉजिटिव आए, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हम ये कंडीशन लगाते हैं। क्वेश्चन में लिखा होता 1 रियल रूट, तो हम एफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 करते। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 रियल रूट है लेकिन एक रूट जो है वो रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब 2 रूट सेम है, एक रूट डिफरेंट है। एक रूट तो रिपीट कर रहा है और एक रूट चेंज है। यहाँ पे ऐसा डायग्राम हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो आप नोटिस करेंगे दोनों में से अल्फा या बीटा में से एक वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, दूसरे पे वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होगा। तो हम ये कंडीशन लगाते हैं। तीसरा जो इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक ही रियल रूट होगा, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? तो उसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ग्राफ ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा डेफिनेटली 3 पॉइंट्स पे, ये मतलब हो गया। तो अल्फा जो पॉइंट होगा वो 2 रूट्स के बीच में होगा, बीटा जो पॉइंट होगा बाकी 2 रूट्स के बीच में होगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा। तो इस पॉइंट पे जो साइन आएगा और इस पॉइंट पे जो साइन आएगा वो अपोजिट आएगा। तो एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा का प्रोडक्ट होगा लेस देन 0, ये कंडीशन लगाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा और बीटा क्या होगा? जहां इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो आप डेरिवेटिव निकाल के फैक्टर निकाल के 0 करेंगे, तो ये हमारा अल्फा और बीटा है। अब अगर 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा मस्ट बी लेस देन 0, ये कंडीशन लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको केम इनइक्वालिटी बन के आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन 1 रियल रूट, 2 रियल रूट, 3 रियल रूट के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये चीज रिपीट करती है, ये आपको आइडिया भी होना चाहिए। ऐसे जेईई एडवांस में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो ग्राफिकल अप्रोच पे आते हैं वो ऐसे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा होता है हमें फाइंड करना है कितने सॉल्यूशन होंगे, कोई तो एक फंक्शन लिखा होगा, और जनरली ऐसे फंक्शंस में क्या होता है, यहाँ जो फंक्शन होता है उसमें जो फंक्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे देखिए एक्स क्यूब है पॉलिनोमियल, ई की पावर एक्स पोलिनोमियल, हो सकता है सेम टाइप के भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली हम जब सॉल्व करते हैं या सॉल्व करने का सोचते हैं जब हमें स्टैंडर्ड फंक्शंस पता है, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, जिनके ग्राफ हमें पता है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम ग्राफिकली सॉल्व करने का सोच सकते हैं। 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने का, इसमें दोनों तरीके लग जाएंगे। कई भी क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो सेकंड मेथड बताऊंगा वही लगता है। पहला तरीका होता है ये जो भी फंक्शन आपको जिसके सॉल्यूशन से निकालने होते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लेता हूं, दिस इज ए फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा या इस फंक्शन के रूट्स कितने होंगे, इसका यही मतलब है। क्योंकि एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वहीं तो एफ एक्स 0 होगा। तो हम यही चीज फाइंड करते हैं इसको एज ए कंप्लीट फंक्शन मान के, फिर इसको एनालाइज करते हैं इसका डेरिवेटिव निकाल के, एफ डैश एक्स निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ये वैल्यू आती है। अब ऐसा मैं तभी करता हूं जब मैं डेरिवेटिव को एनालाइज करता हूं। डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव इसमें आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इससे मैं पता लग गया हमेशा पॉजिटिव है। तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वो वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी। तो एक बार एक्स एक्सिस को ही कट कर सकता है, और पॉसिबिलिटी नहीं है कैसा भी डायग्राम हो, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऐसे ही जाएगा या ऐसा ही डायग्राम पॉसिबल होगा, तो एक सॉल्यूशन आएगा। ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड तभी काम आता है जब ये जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपने निकाल के देखा वो हमेशा इंक्रीजिंग, हमेशा डिक्रीजिंग है, या फिर वो ऐसी चीज जनरेट हो रही है जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। जो मोनोटोनिसिटी में मैंने डायग्राम बताया वैसे आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा जो मेथड है जो क्वाइट कॉमन है, जेईई मेन, जेईई एडवांस में भी काफी काम में आता है, उसमें हम क्या करते हैं,
यहाँ पे इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट में एक फंक्शन लिखते हैं, राइट में एक फंक्शन लिखते हैं, डिफरेंट टाइप्स। जैसे मैंने क्यूबिक अलग कर लिया, एक्सपोनेंशियल अलग कर लिया, दोनों के ग्राफ मुझे पता है, तो इसको मैंने gx मान लिया, इसको fx hx मान लिया, और इन दोनों के ग्राफ में बनाता हूं एक ही ग्राफ पेपर पे या एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। जितने पॉइंट्स पे इन दोनों के ग्राफ कट करेंगे उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। ये तरीका होता है दूसरा। ये तब काम में आता है जब हमें फंक्शंस पता है, जैसे x क्यूब sin x e की पावर x, सिंपल फंक्शंस जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका ग्राफ बनाओगे x क्यूब प्लस 5, तो x क्यूब का ग्राफ होता है यहाँ पे इस तरह से, वो ओरिजिन से पास करता है, दिस इज x क्यूब प्लस 5 लिखेंगे तो हमें पता है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 5 से, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। माइनस ई की पावर x का कैसे होगा, e की पावर x का ग्राफ होता है ऐसा, और माइनस करेंगे तो इसका रिवर्स नीचे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो बेसिक ग्राफ की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आप देखेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन वही होंगे जितने पॉइंट पे कट करेगा, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। ये है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट कॉमन, प्रीवियस ईयर जेईई मेन जेईई एडवांस में आपको बहुत देखने को मिलेगा। जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो सिंपल होते हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन बताता हूं जो जेईई मेन 2021 में आया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेईई मेन में पूछा गया, बट दिस इज ए क्वेश्चन लेवल ऑफ जेईई एडवांस। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एक फंक्शन है, उसके राइट में इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा 0 से π/2 के बीच में। एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको ग्राफ का मेथड बताया वही चीज, कि अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लेता हूं अपोज fx और इसको एक फंक्शन मान लेता हूं gx, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, जितने पॉइंट पे इनका ग्राफ कट करेगा, जितने पॉइंट पे इनका ग्राफ कट करेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। अगर बोला है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो कम से कम एक पॉइंट पे इनका ग्राफ कट करना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर यहाँ कांस्टेंट वैल्यू होती है, दूसरी तरफ एक फंक्शन होता है, तो हम इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, इसको ग्राफिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि अगर आप किसी एक फंक्शन का ग्राफ बनाने का सोच सकते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है, 0 से π/2। दूसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए कोई चीज रिपीट तो नहीं करे, जैसे मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बताया था, रिपीट करती है उसको t मान लेते हैं। जैसे sin x रिपीट कर रहा है तो उसको मैं t मान लेता हूं, क्योंकि फिर उसको एनालाइज करना ईजी रहता है। इसको t मानेंगे, डोमेन का हमेशा ध्यान रखेंगे, t की वैल्यू उसी हिसाब से आएगी 0 से π/2 में 0 से 1। अब हम ग्राफ बनाएंगे ft का, तो जो ft का ग्राफ होगा 0 से 1 के बीच में, उसके जितने सॉल्यूशन आएंगे उतने ही इसके आएंगे। वो तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ एक्सिस को ही चेंज किया और कोई फर्क नहीं है। वो जो sin x है ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडरेशन में ले लिया है। दिस इज क्वाइट कॉमन, अगर एक फंक्शन रिपीट करता है, बाकी सब कांस्टेंट टर्म होती है, तो उसको मैं t मान के सॉल्व करता हूँ। अब इस ग्राफ को कैसे बनाना है, तो आप निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप यही होता है, डेरिवेटिव यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो ये f' है, यहाँ पे ध्यान रखिए, दिस इज f' मैं ये इवेलुएट कर रहा हूँ यहाँ से। और डेरिवेटिव के बाद मैंने आपको क्या बताया था, निकालेंगे फैक्टर्स। ये मैंने बना लिए इसके फैक्टर, नीचे वाले पॉजिटिव है, ऊपर वाले नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालना हमेशा ध्यान रखेंगे, मैंने आपको हमेशा बोला है डोमेन का हमेशा आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन 0 से 1 है, 0 से 1 में ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है, तो क्रिटिकल पॉइंट 2 नहीं आएगा, ध्यान रखिए। जो भी क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे 0 से 1 के बीच का लेंगे, इसीलिए डोमेन इंपॉर्टेंट होती है। t की वैल्यू 2/3, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। 2/3 से बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव होगा, t/3 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। इससे फंक्शन के ग्राफ के बारे में आइडिया लगेगा कि 0 से 1 में पहले ये डिक्रीज करेगा, फिर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बोलना चाहेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट समथिंग सिमिलर। एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया इसका ग्राफ। अब राइट साइड में जो फंक्शन है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अल्फा, तो अल्फा को अगर मैं मान लेता हूँ, ये तो fx था, इसको gx मान लेता हूँ, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। जब कांस्टेंट होता है उसको एनालाइज करना इजी होता है। तो ये मैंने जो बनाई है, दिस इज x एक्सिस और t एक्सिस, वही है। कांस्टेंट का ग्राफ होता है इस तरह से। तो अगर मैं इसका gx का ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ gx, ये। तो जितने पॉइंट्स पे इन दोनों के ग्राफ कट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। तो ग्राफ कट कब नहीं करेगा, जब इसका ग्राफ gx का नीचे से जाएगा। नीचे से जाएगा तो कट नहीं करेगा कोई सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन कब आएगा, जब यहां से gx पास करेगा। क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी, ये वाली वैल्यू, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहां पे आ रही है, 2/3 पे। तो अल्फा मिनिमम होगा f ऑफ 2/3 जब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कब होगा, जब अल्फा मिनिमम की वैल्यू होगी f ऑफ 2/3। तो आप t की जगह 2/3 यहां पुट कर लीजिए, इवैल्यूएट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये काफी कॉमन तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब ये परफेक्शन में आता है।
फंक्शंस को एनालाइज करना, लेकिन उसके लिए डेरिवेटिव्स को एनालाइज करना, मोनोटोनिसिटी को समझना, वो चीज काफी यूजफुल होती है। ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं। अब जो ग्राफिकल अप्रोच है भले ही आप उसको छोड़ दीजिए, इसका इतना इंपॉर्टेंस मत रखिए, बट बाकी चीजें सिंपल ही है, ये काफी सिंपल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप उसको कवर कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने जो भी डिस्कस किया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि वो लास्ट में रिवीजन के टाइम काम आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसके लिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। लाइक का बटन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं दबाते हैं, लाइक दबाओगे तो हमें पता लगेगा हमने अच्छा वीडियो बनाया, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पे और मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।